विनीत जी के अर्थ भाव, विनीत जी के अर्थ भाव, तो इनको उन भावों को बलवान करना है। तो हर आदमी को ये डिटरमाइन करना है। अब जैसे किसी के तमो की प्रधानता होती है, अब तमो ग्रह भी जो है ना, तमो भाव भी व्यक्ति को इंट्यूशन पावर बहुत एक्सट्रीम देते हैं। मैं अभी ग्रहों पे आऊंगा जब बोल करूंगा, तो ये तो आप लोग है ना, कौन से तत्व को कौन सा आपका सतोगुणी रजोगुणी में क्या स्थिति है, आप धर्म कर काम मोक्ष में क्या स्थिति है आपकी, आपके केंद्र त्रिकोण के कितने संबंध बन रहे हैं, आप अपनी कुंडली में ये तो बनाओ कम से कम, ठीक है ना। ये तो मैं समझता हूँ भाव को मैं एक बार यहाँ रोकता हूँ, इसके बाद मैं भाव पुनः आपको साइमल्टेनियसली पूरी ज्योतिष में जितना अपन आगे चलेंगे मैं बार बार रिपीट करूंगा, इनके कारकत्वों को बार बार रिपीट करूंगा, है ना, और वो ऐड करते ही चले जाएंगे, जाना है अपन को, ये आप नोट कर लो, है ना। अब मैं आपसे बात करूंगा राशियों, आप सब में भी उत्सुकता होगी राशियों। जैसा हम सब जानते हैं कि 12 भाव हैं, तो 12, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, भ्रचक्र को 12 भावों में बांटा गया है और 12 भावों को नामांकन दिया गया है कि उनके पार्श्व में जो तारामंडल है, उस तारामंडल ने जो आकृति प्राप्त की, जो तारामंडल ने जो आकृति प्राप्त की, उसके तदानुसार उनका नामांकन किया गया है। ये मेरा भचक्र है, ये भचक्र है, और मैंने आपको बताया था कि ये मेष का पहला संपात है, ये मेष का पहला संपात है, क्योंकि पृथ्वी, मैंने आपको ये भी बताया था कि सूर्य और पृथ्वी के मिलन को हमारा उत्पत्ति कही गई है। जैसे मेरे माता और पिता की मिलन से मेरी उत्पत्ति हुई, यहाँ पे जो माता है पृथ्वी है, पिता है जो सूर्य है, उन दोनों का जो मिलन जिस समय हुआ है वो लगन है और उससे मेरी उत्पत्ति हुई है। तो जो काल पुरुष की कुंडली है, जो काल पुरुष की कुंडली वो उत्पन्न हुआ, वो कब हुआ, जब ये स्थिति थी, यानी मेष का पहला संपात था। मेष ही क्यों लिया, मैंने आपको बताया था कि इस समय बसंत ऋतु की होती है, कामदेव की प्रधानता होती है, पूरा वैभव यौवन होता है ना, इसलिए, और काल पुरुष का आधान लगन है, ये उनकी आधान लगन है कि जिस समय गर्भाधारण होता है ना, तो वो तो इसलिए मेष को पहला घर माना गया, मेष को काल पुरुष की कुंडली का पहला घर माना गया। क्यों माना गया, मैं मैंने आपको बता दिया। अब मेरा जन्म मान लीजिए 6ठे महीने में हुआ है, तो अलग लगन आएगा। यहाँ जो काल पुरुष पैदा हुए वो इस स्थिति में पैदा हुए, तो मैं अभी काल पुरुष की कुंडली बना रहा हूँ। इस भचक्र को 30-30 अंश पे बांटा गया और 12 भागों में बांटा गया। उन 12 भागों में ये ग्रह इस भचक्र पे मूवमेंट कर रहे हैं और मैंने ये 12 भाग इसके बना दिए। गिनती पे मत जाना, मैं वैसे ही बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसको ऐसे समझो आप। अब पैदाइश के समय कालपुरुष की कुंडली में तो ये पहला भाव हुआ मेरा। अब ये कोई ग्रह यहाँ चल रहा है, अब मेरे को ये देखना है कि ये ग्रह एक्चुअल में है कहाँ। तो मैंने इसके जब 12 भाव बांट दिए और मैंने यहाँ देखा कि इसके पीछे जो है ना मेढे की आकृति बनती है, एक बकरी के समान मेढे की आकृति बनती है। तो मैंने कहा भाई मेरा जो सूर्य है वो उस जगह है जहाँ मेंढे की सी आकृति बनी हुई है, यानी मेरा वो सूर्य मेष में है, मेरा सूर्य मेष में है, ठीक है। वो और आगे चले, यहाँ वृषभ, अगर वो आकृति वृषभ की तरह बनी हुई है, अगर वृषभ राशि को आप खुले आसमान में देखेंगे तो जैसे अपना बैल होता है वैसी आकृति है, और कोई ग्रह यहाँ पे है, तो आप क्या कहोगे, यार मेरा जो फलाना ग्रह है वो उस आकृति के सामने खड़ा है। तो जैसे जयपुर से दिल्ली जा रहा हूं मैं, आपने फोन किया कि सर कहाँ हो, अब कोई लैंडमार्क नहीं है, कोई स्टोन नहीं लगा हुआ, कोई आसपास कोई पहचान नहीं है, सिर्फ वीरान वीरान है चारों तरफ। मैं क्या बताऊंगा आपको, मैं नहीं बता सकता मैं कहाँ हूँ।
है ना। लेकिन वहां पे मान लीजिए कि एक बोर्ड लगा हुआ है और वहां दोसा लिखा हुआ है, या आपके वो एंट्री के टाइम पे या वहां पे कोई चिन्ह बना हुआ है, तो आप फट से कह दो कि मैं सर फलाने चिन्ह के पास खड़ा हूँ, उसको और स्पेसिफाइड कर दिया, उसको जगह का नाम दे दिया, तो बोले मैं सर दोसा के आसपास खड़ा हूँ, तो एक दूरी आ गई ना। या मैं दोसा से सिकंदरा के बीच में खड़ा हूँ, जहां से भी मतलब जो भी जगह आई उस जगह को मैं स्पेसिफाइड कर सकता हूँ। तो वो ये है, ठीक है ना। ग्रह कहाँ चल रहा है, अब भटक का अगर नाम नहीं है तो आप कैसे बताओगे कहाँ है। तो इसलिए इनके पीछे जो तारामंडल है उनकी आकृति के अनुसार इनका नामांकन किया गया। तो ये 12 और इसको हमारी काल पुरुष की कुंडली में स्थापित कर दिया गया। अब आपका प्रश्न होना भी चाहिए कि आपने भाव तो स्थिर कहे, तो ये राशियां भी तो स्थिर होनी चाहिए। बात बिल्कुल वाजिब है भाई, जब ये राशियां भी आपने कह दिया मेढ़ा है तो ये क्यों बदलेगी, ये भी स्थिर होनी चाहिए। बहुत वाजिब क्वेश्चन। लेकिन जो राशियों का चलन है वो पृथ्वी की दैनिक गति पर है। पृथ्वी की 2 गति है। ज्योतिष में पृथ्वी को सूर्य और सूर्य को पृथ्वी माना गया है, ये आप दिमाग में रख के चले। तो पृथ्वी की जो दैनिक गति है, तो जो हिस्सा उसके सामने आएगा, सूर्य तो स्थिर है, सूर्य मेष राशि में स्थिर होकर खड़े हैं। अब पृथ्वी का जो हिस्सा सामने आएगा वही तो लगन बनेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, जो हिस्सा सामने आएगा वही लगन बनेगा। अब पृथ्वी का जैसे पूर्व दिशा से चले तो 2 घंटे बाद वो हिस्सा आगे चला गया तो वो उसके बाद वाला हिस्सा आएगा। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा कि ये सूर्य देव है, ये मतलब मेष में चैत्र के महीने में जो 14 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच में मेष में यहाँ है, ये स्थिर है, ये थोड़ी नहीं चलते हैं। लेकिन पृथ्वी जो है वो घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है। अब पृथ्वी मेष से शुरू हुई और आगे जाते जा रही है, तो जिस राशि में वो मिलन कर रही है वो हमारा लगन होता है। अब ये तो है एक्चुअल, ये तो जो मैं दिखा रहा हूँ ये तो है एक्चुअल कि ये पृथ्वी घूम रही है और सूर्य स्थिर है। लेकिन हमको क्या लगता है, आभासी क्या है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चल रहा है। तो हमारे ऋषियों ने क्या करा कि इसी को, क्योंकि ये व्यक्ति को दिख भी रहा है, इजीली ग्रेस्पिंग भी है, आसानी से अंडरस्टैंडेबल है, तो उन्होंने क्या करा कि इसको तो स्थिर कर दिया और इसको चलायमान कर दिया। यानी ये उस राशि को पकड़ के जिसमें ये है सूर्यदेव, उसको लेके आगे बढ़ते रहते, आगे बढ़ते रहते। समझ गए ना, ये आभासी है। यानी पूर्व से सूर्य होगा और पश्चिम में चला गया। अगर मेष में उदय हुआ है सूर्य, तो यहाँ जाते जाते ये इस 7वीं राशि पे आ गया, तो 7वीं राशि लग्न हो जाएगी रात। जबकि वास्तविकता क्या है कि ये घूमकर शाम को पृथ्वी का जो बैक है वो सामने आ गया। एक्चुअल की तो ये है, आभासी ये है। इन दोनों को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। इसलिए राशि चलती है, वो दैनिक गति पे आधारित, वो राशि का जो चित्रण है वो दैनिक गति है उसकी, वार्षिक गति नहीं है। वार्षिक गति इन ग्रहों की है, और लगन में वार्षिक और दैनिक गति दोनों का समागम है। इसलिए लगन सर्वोत्तम कहा गया है। इसलिए लगन सर्वोत्तम कहा गया है। जब हम षोडश वर्ग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इस लगन के ही 16 वर्गों में विभक्ति हुई है, पूरी कुंडली की नहीं हुई। इसलिए लगन को सर्वोत्तम कहा गया है कि वो दैनिक गति और वार्षिक गति दोनों का मिश्रण है। यानी एग्जैक्ट दोनों के मिलन से जो चीजें उत्पन्न हुई वो है, ठीक है। इसलिए तो मैं अब आपको समझ में गया कि आ गया कि मेष क्यों मानी। तो इसके सामने जो है इसकी 7वीं राशि आएगी 12-12 में, अगर मैं बांटूंगा, ठीक है ना। तो मैं अब आपको काल पुरुष की कुंडली बना देता हूँ। इसकी और टेक्निकलिटी में आपको जो मैंने पहले बनाया था शुरुआती क्लास में, वो मैं जब मैं एनालिटिकल पार्ट पे आऊंगा जब उसको और बार बार रिपीट करूंगा।
अभी मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। ये मैं काल पुरुष की कुंडली बना रहा हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि काल पुरुष की कुंडली का पहला भाव भाव स्थिर है, उसमें पहली राशि आ गई कौन सी। अब मैंने भाव यहां लिख देता हूं। पहली राशि, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। और सूर्य यो चलता है, सूर्य यो चलता है, 2 घंटे यहाँ, उससे अगले 2 घंटे यहाँ, लेकिन उसको पकड़ के चलेगा, उस राशि को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो वहीं स्थिर है ना। पृथ्वी छोड़ेगी, पृथ्वी मतलब ये पृथ्वी यूं घूम रही है, लेकिन हमको क्या लग रहा है, सूर्य चल रहा है, इसलिए ये आगे जाएगा। तो सूर्य ये पूर्व है, पूर्व से आगे बढ़ रहा है पश्चिम की तरफ, ये पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ है, सूर्य यहाँ है, तो ये सूर्योदय से 2 घंटे तक, डिग्री नहीं ले रहा हूं मैं, 14 तारीख का मान ले रहा हूँ, चलो यहाँ रहेगा। अब 2 घंटे बाद क्या होगा, इस ये खिसकना शुरू होगा, हर 4 मिनट बाद 1-1 डिग्री 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 जाते 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 इस ये आगे खिसक जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, ये इसको लेके चलेगा यूं का यूं, इसको लेके चलेगा, खुद नहीं चलेगा, क्योंकि चल तो पृथ्वी रही है, ये तो स्टैटिक है। अब समझ रहे हो ना, थोड़ा सा इसको मनन करना। तो अब ये काल पुरुष की कुंडली मैंने बनाई। काल पुरुष की कुंडली में जो चक्र में पहली जो राशि बनी वो मेष, पहली राशि बनी मेष, और मेष का जो स्वरूप बनाया वो एक मेंढे की तरह बनता है। मेंढा यानी भेड़, भेड़ की तरह उसका चित्र बनता है। अब मेष राशि जो है, सबसे पहले अपन समझेंगे कि मेंढा क्या है। मेंढा आप अगर देखोगे तो मध्यम कदकाठी का एक जीव होता है, जो चलायमान रहता है, जो अग्रेसिव रहता है ना, जो पतला रहता है, जिसके अंदर क्रोध की मात्रा रहती है, अकेला रहना पसंद करता है। तो वो उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इस मेष में आए। फिर वृषभ, शरीर बड़ा होगा, इस तरह से सबकी। अब मैं, आप समझ गए ना, ये 12 की 12 राशियां। अब मैं इसी के साथ, राशियों के साथ ही आपको एक बार ग्रह भी लिखवा देता हूं, ताकि अब मैं दोनों को साइमल्टेनियसली साथ लूंगा। अब थोड़ा बृहत मामला होने वाला है। सबसे पहले सूर्य परिवार का पिता सूर्य, ठीक है, ये सूर्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मैंने 12 राशियां लिखी ना। तो इन 12 राशियों के मैं स्वामी लिख रहा हूं। जो ग्रह हैं उनको 12 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। ये राशियां हैं, इनके स्वामी लिख रहा हूं मैं। पराशर जी ने अवताराध्याय में बताया है कि जो हमारे 9 ग्रह हैं, ये 9 अवतार हैं। जो 9 अवतार पृथ्वी पे हुए हैं, वो ये 9 ग्रहों के अवतार हैं। वो कहते हैं कि ये ग्रह ही अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी पे हो रहे अत्याचार को खत्म करके वापस इन्हीं में समा जाते हैं, क्योंकि उनमें परमात्मा है ना। तो उन्होंने 9 ग्रहों को 9 अवतार कहा गया, जिसमें 4 पूर्ण अवतार हैं और 5 पूर्ण अवतार नहीं है। पूर्ण अवतार किस किस को कहा गया? पहला, सूर्य के जो अवतार हैं वो भगवान राम। चंद्रमा के अवतार, पूर्ण अवतार बता रहा हूँ, चंद्रमा के अवतार भगवान कृष्ण, मंगल के अवतार नरसिंह भगवान, और राहु के अवतार वराह अवतार। ये 4 पूर्ण अवतार हैं। इनको पूर्ण अवतार की पदवी प्राप्त की गई है, पूर्ण थे।
अब इसके बाद बुद्ध के अवतार हैं, वामन अवतार गुरु के हैं, कुर्मा अवतार शनि के हैं, मत्स्य अवतार केतु के हैं। ठीक है ना। इस तरह से ये पूरे 9 ग्रह 9 अवतार में अवतरित हुए हैं। इसको भगवान ने पार्षद जी भगवान ने इसको अवतार कथन अध्याय में स्पष्ट वर्णन किया है ना। तो ये 9 ग्रह जो 9 अवतार हैं, ये इन 12 राशियों का इनको स्वामित्व दिया गया है। तो 5वीं राशि जो है उसके स्वामी है सूर्य, 4थी राशि के स्वामी उनकी पत्नी चंद्रमा, यानी कि सूर्य जो है ये मुखिया है या राजा है, इनकी पत्नी यानी रानी चंद्रमा। अब राजा और रानी दोनों हो गए तो उनके संतान भी होगी। तो बुध युवराज, अब राजा भी है, रानी भी है, युवराज भी है, तो धन संपत्ति की जरूरत पड़ेगी, वित्त की जरूरत पड़ेगी, सुखों की जरूरत पड़ेगी, आमोद प्रमोद की जरूरत पड़ेगी, वैभव ऐश्वर्य की जरूरत पड़ेगी, और उसका मैनेजमेंट भी होगा। तो वो मैनेजमेंट का कार्य किसको मिला? शुक्रदेव। तो दूसरी और 7वीं राशि, इनका नामकरण भी मैं अभी बताऊंगा आपको। तो दूसरी और 7वीं राशि का स्वामित्व किसको मिला? शुक्रदेव को। अब ये सब व्यवस्था हो गई, तो अब इनकी रक्षा भी तो जरूरी है, और रक्षा वही करेगा जो वीर होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा, जिसमें युद्ध लड़ने का माजदा होगा, इम्यून जिसमें ताकत होगी, तो वो है मंगल देव। तो पहली 8वीं राशि का स्वामित्व किसको मिला? मंगल देव को, जो सेनापति कहलाते हैं, जिनको कमांडर इन चीफ कहते हैं। ये एक व्यवस्था होगी। अब इस पूरे प्रशासन को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री की जरूरत है, जो इन पूरी व्यवस्थाओं को चलाएगा। तो वो बृहस्पति देव। और 10वीं और 11वीं राशि यानी सैनिक या सेवादार यानी नौकर, वो कौन है? शनि। इस तरह से इनको स्वामित्व दिया गया। ये राजा की पत्नी, इन दोनों की संतान युवराज, उन तीनों की व्यवस्थाओं को, उनके हर जरूरत को, उनकी हर खुशियों को पूरा करने वाले वित्तेश्वर शुक्रदेव, और उन सबकी रक्षा करने वाले मंगलदेव, और एक उत्तम सलाहकार प्रधानमंत्री जो इन सब इस पूरे उसको चलाएंगे, वो बृहस्पति देव, और इन सबकी सेवा करने वाला कोई है तो वो शनिदेव। तो ये 12 राशियों को, ये इन 9 ग्रहों का स्वामित्व इस प्रकार प्राप्त हुआ। राहु और केतु की कोई अपनी राशि नहीं है, उसका मैं अलग से विश्लेषण करूंगा। पहली राशि को मेष कहते हैं, जिसका चिन्ह मेंढा है, भेड़ है। चिन्ह को आप दिमाग में रख लो, बहुत सारे कार्यकर्ता उस चिन्ह से ही आएंगे, वो बिल्कुल उसके प्रभाव होते हैं। दूसरा वृषभ राशि है, वृषभ यानी बैल। वृषभ राशि को इसीलिए सबसे ज्यादा सेक्सुअल होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, सबसे ज्यादा आराम प्रस्त होती है वृषभ राशि, वो मैं आगे बताऊंगा। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन का जो चिन्ह है, 2 लाइनें, जोड़ा। जोड़ा कौन सा? एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा। स्त्री ने वीणा ले रखी है और पुरुष के पास गदा है। स्त्री ने वीणा ले रखी है और पुरुष के पास गदा है। तो मिथुन राशि दरअसल में मिलन की राशि है। बहुत सारी चीजें जब कहीं मिलती है, एकत्रित होती है, जहाँ बहुत सारे विद्वान लोग मिलते हैं, कोई सभा होती है, वो सब जेमिनाई है ना, जो जहाँ पे खेल कूद होते हैं, जहाँ आमोद प्रमोद होते हैं, जहाँ स्त्रियां बहुत सारी रहती हैं, जहाँ पे कई जगह शयन घर को भी कहा गया है इसमें, जहाँ स्त्री पुरुष का मिलन होता है, वो सब। तो ये चौथी राशि कैंसर, केकड़ा। तो केकड़े का जो चिन्ह है वो चौथी राशि कर्क, केकड़े का चिन्ह। अब केकड़ा लाल रंग का होता है,
उसके बहुत सारे पैर होते हैं, है ना। केकड़े को आप मध्य नजर रख के जब चलोगे तो चंद्रमा जल में रहता है ना, बहुत सारे संतान पैदा करता है। तो वो चीजें मैं अभी आपको एक चीज बताऊंगा। तो इसकी जो आकृति है वो केकड़े जैसी। फिर है सिंह राशि। सिंह राशि का शेर। शेर का रंग पीतवर्णी है, बड़ा शरीर होता है, चौड़ा मुंह होता है ना। वो माता से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पत्नी से लगाव नहीं होता, संतान कम होती है, उग्र होता है, कुशल होता है। वो एक एक अभी मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं स्वामी को बता रहा हूँ। तो वो सिंह, शेर। छठी राशि फिर बुध। छठी राशि फिर बुध। तो इसमें जो चिन्ह दिया गया है वो दिया गया है, इसमें जो वो एक स्त्री जो नाव में बैठी हुई है और उसके एक हाथ में अन्न है और एक हाथ में अग्नि है, यानी एक कंप्लीट वुमन। आपको आपकी कुंडली में अगर वुमन की स्थिति का पूरा विश्लेषण करना है तो आपको कन्या राशि का विश्लेषण करना पड़ेगा, है ना। तो वो स्त्री जो कंप्लीट है, मतलब वो अपने घर को चलाने के लिए जो अन्न और अग्नि चाहिए उसको लेकर वहां आ रही है, यानी वो सौम्य है। वो मैं आगे बताऊंगा। तो वो चिन्ह बनता है किसका? कन्या का। फिर शुक्र। शुक्र का चिन्ह दिया तुला। तुला यानी तराजू, जिसके दो पल्लड़ हैं, जो तोलने का काम करता है। तो इसका सीधा संबंध, तोलना का मतलब व्यापार करना, चीजों का क्रय विक्रय करना। दो पल्लड़ है यानी स्त्री पुरुष का मिलन। दो पल्लड़ है तो न्याय। तो ये शुक्र की तुला राशि, तुला 7वीं राशि तुला, स्वामी शुक्र। तुला राशि स्वामी शुक्र। 8वीं वृश्चिक। वृश्चिक यानी बिच्छू, उसका स्वामी मंगल। 9वीं राशि धनु। धनु यानी धनुष। तो वृश्चिक, इसको आप जानते ही हो, बिच्छू की आकृति आप समझ ही रहे हो। धनु, धनु में क्या है कि एक आर्चर है जिसने बाण ताना हुआ है, उसका अगला हिस्सा बाण ताना हुआ एक व्यक्ति है और पिछले हिस्से में घोड़ा है, यानी चतुष्पाद एक घोड़ा है, यानी वो टोटली युद्ध पे जाते हुए एक व्यक्ति की स्थिति है, यानी जो है ना वो हमेशा तैयार है, रक्षक, हमेशा रेडी टू। तो वो धनु। धनु का स्वामी बृहस्पति। अब आती है मकर। मकर राशि जो है ना वो मगरमच्छ। मकर राशि का जो चिन्ह है वो, उसका अग्र भाग तो है बकरी और उसका पिछला भाव है वो मकर का है, ठीक है ना, वो मकर राशि। कुंभ राशि। कुंभ राशि कही गई है कि एक व्यक्ति एक घड़ा लेके चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं उसमें पानी भरा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं उसमें अचार भरा हुआ है, और कुछ चीज भरी हुई है उसमें, यानी एक व्यक्ति एक कोट लेके चल रहा है जिसमें कुछ भरा हुआ है और उसको वो छलकाता हुआ चल रहा है, वो कुंभ राशि। कुंभ यानी घड़ा। शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि का स्वामी शनि। कुंभ का स्वामी शनि। और 12वीं राशि मीन राशि। मीन का मतलब मछली। तो दो मछलियों का जोड़ा जो है वो मीन राशि। दो मछलियां एक दूसरे की पूंछ में जिन्होंने मुंह दे रखा है वो मीन राशि, ठीक है। ये वो प्राप्त हुआ, ये आपको बिल्कुल कंठस्थ याद करना है। अब मैं आता हूं एक एक। अब बहुत सीरियसली सुनना क्योंकि ये बहुत बड़ा होने वाला है। ग्रह मैंने आपको बता दिए किस राशि को किसका स्वामित्व प्राप्त हुआ। ग्रह के कारक तो अभी नहीं बताऊंगा मैं, अभी मैं सिर्फ राशियों पे बात करूंगा, भाव पे मैं कर चुका। पहली राशि मैंने बताया, पहली राशि मेंढा। पहली राशि मेष राशि। पहली राशि मेष राशि, इसका स्वामी मेंढा।
अब मेंढक की जो आकृति प्रकृति, जो आचार विचार, जो आहार और जो उसका आचरण है, तो उसका व्यवहार विधि है, उसका रहन सहन है, वो सब इसमें आएगी। आपको बहुत सारे कारकत्व वहां से प्राप्त होंगे। पहला, मेंढा एक सामान्य कटकाठी का जानवर होता है, तो मंगल की मेष राशि का अगर किसी व्यक्ति का लगन लगने से है तो वो व्यक्ति सामान्य कटकाठी का होता है ना। मेंढे में अत्यधिक काम शक्ति होती है, तो कामी होता है। मेंढा गुस्सेल होता है, शांत है तब तक शांत है, लेकिन गुस्सा करने के बाद वो किसी से भी भिड़ सकता है, तो उसमें जोश जुनून साहस होता है। कम भोजन करता है, मेंढा कम भोजन करता है, एकांत अकेले में रहना पसंद करता है। आप नोट करोगे, पर्वत पहाड़ जंगल ऐसी मतलब एकांत में रहना पसंद करता है। मेंढा जो है ना, उसकी प्रजनन क्षमता बहुत होती है, प्रजनन क्षमता बहुत होती है। मेंढा स्वामी भक्त होता है और अपना जो ग्रुप, जो हर्ड है, जो बकरियों का जो झुंड है या भेड़ों का जो झुंड है, कभी उसको छोड़ के नहीं जाएगा, बल्कि उसकी रक्षा करेगा, है ना। तो मेष वाले में ये गुण भी रहता है कि वो अपना जो सराउंडिंग्स है उनकी रक्षा करता है। ये इसमें उसके सारे गुण आएंगे, है ना। इसी को आगे एलोबरेट किया गया है। तो ये मेंढे के उसमें गुण आए। वृषभ राशि का स्वामी, अब जो मेष राशि का जो व्यक्ति होता है, वो कभी भी कोई विवाद या कोई बात होगी तो सामने से सामने का टक्कर लेगा, वो पीछे से कुछ नहीं करेगा। मेंढा हमेशा सामने देखता है, सामने देख के जाके वो भिड़ता है। तो एक तो उसकी दृष्टि है ना, जो सम्मुख उदर दृष्टि होती है, और वो सामने के सामने वार करेगा, पीछे से नहीं। जो कुछ है आपके सामने है, आप मेष वाले से कभी भी डरे नहीं, वो जो कुछ है वो आपके मुंह पे कह देगा, पीछे कुछ नहीं है उसको, बाहर का काम ही नहीं, उसी टाइम निपटाएगा वो, ठीक है ना। मैं अभी और बहुत सारे कारकत्व बताऊंगा ये एक एक करके, मैं अभी सिर्फ चित्र पे जा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर वृषभ राशि, वृषभ राशि में जो है कालपुरुष कुंडली, अब ये जो पहले भाव में मेष राशि गई, यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी का मिलन हुआ, तो ये दरअसल में क्या है, ब्रह्मांड। जब ब्रह्मांड की, वृत ब्रह्मांड की बात करोगे तो मेष राशि, वृत ब्रह्मांड की जब आप बात करोगे ना तो मेष राशि। अब मेष राशि क्या है, जो रज है, स्त्रियों में जो मेनिस्ट्रेशन होता है उसका कारक है ना। तो वो ये, तो वो आगे बताऊंगा मैं। वृषभ राशि, वृषभ यानी कि बैल, बैल हमेशा सुंदर होता है, आमोदित, बहुत सहनशील होता है, किसी को परेशान नहीं करता, अंग प्रत्यंग बड़े होते हैं, मांसल शरीर होता है, लंबाई खूब अच्छी होती है, हमेशा अपने कार्य में लगा रहता है। अगर कार्य नहीं है तो सबसे ज्यादा सुस्त जीव वो ही रहता है। कहीं जाने आने का उसको कोई शौक नहीं होता, जबरदस्ती ले जाओ तो जाएगा, बाकी वो अपने मालिक को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। घूमने फिरने का शौक होता नहीं, स्थिर मती होता है, ट्रेमेंडस सेक्सुअलिटी होती है। एक बार अगर वो चीज उत्पन्न हो गई तो वो दुनिया के किसी भी चीज से नहीं रुकेगा, फिर उसको वही है। तो ट्रेमेंडस सेक्सुअलिटी होती है। परिवार कुटुंब का लगाव बहुत रहता है, जैसे बैल का जो लगाव है उस तरह से। मांसल शरीर रहता है, मतलब चलने फिरने की उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती। तो ये सब चीजें वृषभ में जो चीजें हैं, कान बड़े होंगे, शरीर बड़ा होगा, गौरवर्ण होगा, है ना। और उसके शरीर पे कहीं न कहीं कोई लक्षण का या कोई तिल का या बड़ा दाग जरूर होगा उसकी पीठ पे, जैसे बैल के होता है। तो बहुत सारे जो, जैसे बैल है उसको आप है ना मना, राजी खुशी, काम से राजी खुशी मना सकते हो, उसको आप डरा धमका के नहीं मना सकते, चार पुचकार की, तो वो वाली बात होती है। वृषभ राशि के आगे जो मैं वृषभ राशि वाले का जो जीवन का अगर भाग किया जाए तो तीन भाव किए जाए, तो पहले भाव को छोड़कर, भाग को छोड़कर जो अगले दो भाग हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं। तो मैं अभी चित्र पे बात करूँ तो ये वृषभ, मैंने आपको बताया था जेमिनाई, यानी दो स्त्री और पुरुष का जोड़ा, दोनों। तो स्त्री और पुरुष कहाँ रहेंगे, जहाँ शहर होंगे,
जहाँ आमोद प्रमोद की चीजें होंगी, जहाँ अन्न धन उपजता होगा, सौम्य स्थान होंगे, हरियाली होगी, वहां वो रहेंगे। जहाँ वैभव ऐश्वर्य रहेगा, जहाँ बहुत सारे समझदार लोग बैठते होंगे, है ना, वो मिथुन राशि। तो ऐसा व्यक्ति सौम्य होगा, सुशील होगा, घर परिवार में रहने वाला होगा, घूमने फिरने का ज्यादा शौकीन नहीं होगा, है ना, हम सहज स्वभाव होगा, वो मिथुन राशि। अभी मैं सिर्फ चित्र पे जा रहा हूँ आपको, बाकी तो मैं आपको समझाऊंगा। वृश्चिक राशि, तो सॉरी, कर्क राशि। कर्क राशि का मैंने बताया केकड़ा। अब केकड़ा एक लगातार चलता रहता है, लगातार मूव, सबसे ज्यादा मूवमेंट केकड़ा होता है, जल पे भी और थल पे भी, दोनों जगह उसका प्रॉपर कमांड है। सबसे ज्यादा संतानोत्पत्ति करता है, लाल रंग का होता है ना। तो वो केकड़े किसी स्वभाव, सहज होता है, किसी जब तक परेशान नहीं किया तब तक वो किसी को परेशान नहीं करता। केकड़ा दूसरे के घर का बड़ा आनंद लेता है ना? केकड़ा दूसरे के घर का बड़ा आनंद लेता है, सामूहिक रूप से रहना पसंद करता है। सिंह का मैंने आपको बताया था, सिंह की क्या क्वालिटीज है। कन्या की मैंने आपको बताई अभी थोड़ी देर पहले कि कन्या में एक स्त्री है जो उस तरह लेके गई है, तो किस तरह का उसका होगा, टोटल स्वरूप इसका जैसा होगा, कन्या की जैसा। तुला का मैंने बताया आपको, वृश्चिक की मैंने नहीं बताया। वृश्चिक यानी जो बिच्छू, बिच्छू के पूंछ में विष होता है, और बिच्छू जो है ना पीछे से डंक मारता है। तो वृश्चिक की ये खास बात कही गई है कि वृश्चिक वाला व्यक्ति कभी कोई चीज भूलता नहीं, जो उसके साथ जीवन में हो गया, अच्छा या बुरा। तो जिसने बुरा किया है उसको समय आने पर सजा देगा, और जिसने अच्छा किया है उसको समय आने पर फल देगा। वृश्चिक की खास बात, वृश्चिक के बारे में आप नहीं ज्यादा जानते, अनंत है ना। उसकी चाल जो है उसको भी आप नहीं समझ सकते, कभी वो सीधा चलेगा, कभी टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। वृश्चिक को गुस्सा भी बहुत आता है। तो ये मतलब ये बिच्छू की अपन क्वालिटी ले रहे हैं, विषधारी है, इसलिए इसको विष विष की राशि भी कहा जाता है। धनु मैंने आप बताया सर, इसमें ये वृश्चिक सर हाँ, सर इसमें ये वृश्चिक राशि वाला है या वृश्चिक लग्न वाला? वृश्चिक आप राशि और लगन को एक ही माने, ज्योतिष में कहा गया है कि दोनों का विवेचन करना चाहिए। दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही है सर, एक ही होंगे, दोनों के अलग नहीं है, क्योंकि चंद्रमा भी लगन समान है, ठीक है ना। चंद्रमा को और लगन को एक समान महत्व दिया गया है। तो राशि मैं बोल रहा हूँ तो राशि भी माने, लगन भी माने, दोनों एक ही बात। धनु मैंने आपको बताया। मकर, मकर की मैंने अगला भाग उसका जो है उस तरह से है, पिछला भाग उसका कृत है, पतला है, तो मकर वाले की लंबाई अच्छी होती है मकर की तरह, है ना। पिछला हिस्सा उसका दबा हुआ रहता है। किसी भी व्यक्ति को आप देखोगे उसका सीना तो बड़ा है और ये हिस्सा पतला है, तो आप तुरंत कह दो कि ये मकर का व्यक्ति है ना। उसकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं। मकर धैर्यवान होता है, क्रूर होता है, जिस जगह वो रहता है वहाँ गंदगी होती है, पानी सड़ता है, वहाँ जीवों को मारकर उनका वो किया जाता है। तो ये दुख की, दरिद्रता की, जहाँ बहुत ज्यादा आपको प्रयासों की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा आपको मलेच्छ लोग जहाँ रहते हैं या अकर्मण्य लोग रहते हैं, है ना, वो ये राशि है। कुंभ राशि एक व्यक्ति जो धन मतलब जल ले जा रहा है, इसका मतलब वो धन का एकत्रीकरण कर रहा है। इसलिए 11वें भाव में जो कुंभ राशि है, इसलिए आय की राशि कहा गया है। 11वें भाव में, कालपुरुष की कुंडली में 11वें भाव में 11वीं राशि आती है, इसलिए उसको आय की कहा गया। तो वो सब जगह से धन इकट्ठा करके अपने घर पे लाके और घर ले जा रहा है। तो अकुमुलेशन ऑफ वेल्थ, accumulation of wealth 11th house, accumulated wealth 2nd house, accumulation of wealth 11th house, accumulated wealth 2nd house, accumulator of wealth Saturn। अब शनि को सब लोग क्या कहते हैं? दरिद्रता के, गरीबी के। भैया धन इकट्ठा वही कराएंगे, धन वही ले जाके इस भाव में देंगे। इसलिए शनि देव की कृपा के बिना धन इकट्ठा नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि शनि अगर किसी के 11th हाउस में है, उसको बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होती है। इसलिए 11th हाउस शनि बहुत अच्छे कहे गए हैं, ठीक है ना। ये 11th हाउस। 12वां भाव वैभव, मोक्ष का भाव भी मैंने आपको बताया था।
अब भाव से आप रिलेट करना। अब यहाँ पे मीन राशि टर्मिनेशन है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज की समाप्ति मीन में है। अब मीन राशि से जो मैंने बताया 2 मछलियों का जोड़, तो ये प्लेजर ऑफ बेड, जो आपको मैंने बताया था प्लेजर ऑफ बेड। मीन राशि में व्यक्ति जितने ज्यादा एसोसिएशन में रहेगा उतना शुभ। ये शुभ ग्रह यहाँ आकर बहुत बलवान हो जाते हैं। तो गुरु और मीन राशि, जैसे मछली सहज होती है, सौम्य होती है, हमेशा जोड़े में रहना चाहती है, उसकी वो किसी को परेशान नहीं करती, उसी को ही खाया जाता है ना। वो हमेशा अपने उत्कर्ष में लगी रहती है, जो भी चीज खाएगी अपना शरीर बढ़ाएगी, फिर कोई न कोई उसको खा जाएगा, बड़ी मुश्किल पूरा जीवन जा पाती है। तो त्याग, पृथकता, मतलब वो क्या करेगी, पूरा अच्छी मोटी बली हुई और कोई न कोई जीव खा जाएगा, यानी त्याग, पृथकता हो गई, दूरी हो गई, है ना। सबसे ज्यादा प्रजनन इस पृथ्वी पे कोई करती है तो मछलियां करती है, इसलिए वो जोड़े में दिखाई गई। इसलिए जो प्लेजर ऑफ बेड है वो यहाँ दिखाया गया। मछलियां हमेशा एक डर के माहौल में रहती है, एक क्षेत्र विशेष से बाहर नहीं जाती गई, और वो इसलिए वो कैद के लिए भी कहा गया। 12वां भाव में मीन राशि को कैद के रूप में भी बताया गया।